जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो 6th लेसन है, संवैधानिक व्यवस्था का संकट। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, यानी कि क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इसी के संदर्भ में आज हमें क्या करना है, चर्चा करना है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो संवैधानिक संकट है यह क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक आपको विधायिका, जिसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, एक आपको कार्यपालिका और एक जो होते हैं न्यायपालिका। तो भारत में ये जो विधायिका है इसके अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा को रखा गया है, यानी कि ये संसद के क्रमशः निम्न और उच्च सदन है। वहीं आपको कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद और उपराष्ट्रपति आते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत, यानी कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो जब इंदिरा गांधी 1970 के दशक में सत्ता में आई थी, तो ये जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है इसके बीच जो था वह टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसी संदर्भ में इसे कहा गया संवैधानिक संकट। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। तो देखिए, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का जो समर्थन किया था वो आपको इंदिरा गांधी ने किया था। कौन किया था? इंदिरा गांधी ने। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है यह क्या होता है। अगर आपसे 2 नंबर में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रतिबद्ध नौकरशाही जिसका समर्थन इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, तो आखिरकार यह प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है। तो देखिए, सत्ताधारी दल के नेतागण लोक सेवकों का चयन करते हैं। क्या करते हैं? चयन करते हैं, तथा उन्हें सत्ताधारी दल की विचारधारा व नीतियों के अनुसार क्या करते हैं, काम करने को मजबूर करते हैं। तो उसको कहा जाता है प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो देखते होइएगा कि जो भी हमारे जो राजनेता होते हैं वो क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए होता है। जबकि जो आपको लोक सेवक होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको एक लंबी अवधि के लिए क्या होते हैं कि आपको मतलब सरकार के सेवा में शामिल होते हैं, यानी कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो जब इन्हीं सदस्यों का क्या हो कि आचरण जब नेताओं के क्या हो कि साथ हो, नेताओं के लिए प्रतिबद्ध हो, तब इसे हम कहेंगे प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो अगर आपसे 2 नंबर में प्रश्न किया जाता है कि बताइए प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जब सत्ताधारी दल के नेतागण लोक सेवकों का चयन करते हैं तथा उन्हें सत्ताधारी दल की विचारधारा व नीतियों के अनुसार काम करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही। और इस विचार का जो समर्थन किया था वो आपको इंदिरा गांधी ने किया था। तो आइए इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो आपको 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनकी माता जो थी वो आपको कमला नेहरू। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि जो इंदिरा गांधी थी ये आपको स्वतंत्रता से पूर्व भी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किए थे कि भाग लिए हुए थे। लेकिन इनकी कहानी जो शुरू होती है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद ये 1958 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला स्वतंत्रता के बाद कौन थी, तो वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी। फिर 1966 में प्रधानमंत्री बनती है। इनके द्वारा इस अवधि में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे 19 जुलाई 1969 को इन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में राजाओं को मिलने वाले जो प्रीविपर्स व्यवस्था था, यानी विशेषाधिकार था राजाओं को, उसको क्या कर दिया कि संविधान में 26वें संविधान संशोधन करके उसे समाप्त कर दिया। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में विजयी रहा और पाकिस्तान को 2 खंडों में तोड़ दिए। उसी का एक हिस्सा जो है आज बांग्लादेश है। 1975 में इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल को क्या किए थे, लागू किए थे। फिर जब ये 1978 में क्या हुए थे कि अपनी जो कांग्रेस पार्टी थी उसको तोड़ दिए। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने अपनी पार्टी को 2 बार तोड़े थे, तो आपको इंदिरा गांधी ने, एक 1969 में और एक 1978 में। 1980 में जब ये सत्ता में लौटे तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ साथ कई सारे पदों पर आसीन रही, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री,
वित्त मंत्री ऐसे पदों पे भी ये क्या थे, रहे हुए थे। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इन्हें क्या हुआ था कि इनके अंगरक्षकों के द्वारा ही हत्या कर दी गई थी दिल्ली में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था, तो वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको डी हो जाएगा। चलिए 2 में, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है, तो ये आपको हेरोल्ड लॉस्की ने कहा था। कौन कहा था? हेरोल्ड लॉस्की ने कहा था। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। और लॉस्की ने क्या किया था कि ये जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है इसके संदर्भ में लिखा था कि यदि संसद मंत्रियों के हाथों में खिलौना है, देखिए क्या लिखा था हेरोल्ड लॉस्की ने कि यदि संसद मंत्रियों के हाथों में खिलौना है तो मंत्रीगण अपने अस्थायी सचिवों के हाथों का क्या है कि खिलौना बन चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा कौन कहते? तो हेरोल्ड लॉस्की ने कहा था। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 3 में, किस प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए, तो यह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में यह बात उठी थी। और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है वो आपको 1966 से 1977 पहले टर्म का है। और दूसरे टर्म के अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो इनके जो दूसरे टर्म का शासनकाल है वो आपको क्या है कि 1980 से 1984 है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि ये जो जजों की नियुक्ति है यह अपने हिसाब से की है। और एक जो जज थे, ठीक है ना, उनका नाम अभी हम मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में क्या किए थे कि जो वरिष्ठ जज होते हैं उसको क्या होते हैं कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था कि मतलब उसमें जो वरिष्ठ जज थे उसमें जो 4थे नंबर के थे उस जज को इन्होंने क्या कर दिया था कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, ठीक है ना। तो इस सबसे क्या हुआ था कि आपको मतलब आहत होकर सर्वोच्च न्यायालय के जो 3 न्यायाधीश थे सेलेट, हेगड़े और ग्रोवर, इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो उस जज का नाम मुझे याद आया कि जब प्रधान न्यायाधीश क्या था कि आपको सिकरी जी जब अवकाशग्रस्त हुए थे तब क्या हुआ था कि 4थे नंबर के जो न्यायाधीश थे A.N. रे, उसको क्या किया गया था, प्रधान जज बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि A.N. रे को प्रधान जज बनाया गया था जो कि 4थे नंबर के थे, ठीक है ना। तो ये सभी जो थे वो आपको इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ था। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 में, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए नवनिर्माण आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो आपको जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जिन्हें बाउल, लोकनायक और जेपी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या किए थे कि 1980 के दशक में जो 74-75 में जो आपको बिहार में छात्र आंदोलन, इसके अलावा जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था उसके ये क्या थे, अग्रदूत थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। 1977 में जनता पार्टी के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो आपको जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 5 करें कि 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए 5 में, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल रहा? तो देखिए नवनिर्माण आंदोलन जो है यह आपको कहाँ विफल रहा था? तो यह आपको बिहार में विफल रहा था। कहाँ विफल रहा था? बिहार में विफल रहा था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। और नवनिर्माण आंदोलन जो था सबसे अधिक जो सफल रहा था वो आपको गुजरात में। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से वीडियो पॉज करके लिखते भी चलना है और जहाँ दिक्कत हो आप लोग पूछते भी चलेंगे। चलिए 6ठा प्रश्न क्या कर रहा है, जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? तो ये आपको मोरारजी देसाई को मिला। यानी कि केंद्र में बनने वाली जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी वह जनता पार्टी का था और इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो आपको मोरारजी देसाई बनाए गए थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किन पदों पर कार्य कर चुके थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर, इसके अलावे वित्त मंत्री के पद पर, और वित्त मंत्री के पद पर इनका एक खास रिकॉर्ड है कि ये सर्वाधिक बार संसद में क्या किए थे, बजट पेश किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी जो है वो आपको मोरारजी देसाई के नाम है और इनका जो जन्मदिन
है वो आपको 29 फरवरी है, अर्थात इनका जन्म दिवस 29 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, बढ़िया से याद रखेंगे। चलिए 7वां नंबर प्रश्न, जनता सरकार के समय किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था? तो वो आपको इंदिरा गांधी को, क्योंकि आप जानते होइएगा कि इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में क्या किए थे कि धांधली किए थे। तो इनके जो विपक्षी उम्मीदवार थे राजनारायण, उन्होंने क्या किए थे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को क्या कर दिया, अवैध ठहरा दिया। तो इससे आहत होकर इंदिरा गांधी ने अपने विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करने के लिए 25 जून 1975 को क्या कर दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करवा दिए, और जो भी इनके विपक्षी दल के नेता थे, बड़े दिग्गज नेता, उनको क्या कर दिए कि जेल में बंद करवा दिए। फलस्वरूप इंदिरा गांधी 1977 के जो लोकसभा चुनाव थी वो क्या हो गई थी, हार भी गई थी। तो वहीं आपका जो है 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया था? तो वह था आपको इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कब अमान्य ठहरा दिया था? तो 12 जून 1975 को। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब कह रहा है 8 में, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? तो देखिए नागरिक स्वतंत्रता संघ से BM तारकुंडे का नाम जो है वो आपको क्या है, जुड़ा हुआ है। तब हम यहाँ से बात करते हैं कि ये जो क्या है कि नागरिक स्वतंत्रता संघ है यह क्या है, इस संदर्भ में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए आपातकाल के दौरान, यानी कि जो राष्ट्रीय आपात लगा था 1975 में, ठीक है ना, जो 1977 तक रहा, तो आपातकाल के दौरान नागरिक की जो स्वतंत्रता था उसका क्या किया गया, दमन किया गया। तो ऐसे में देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जागरूक लोग थे, उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए क्या किए कि एक संगठन बनाए, क्या किए, संगठन बनाए, ठीक है ना। तो ऐसे में ही कई सारे संगठन थे, जैसे नागरिक स्वतंत्रता संघ, नागरिक स्वतंत्रताओं का लोक संघ, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोक संघ तथा साझा ध्येय, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे संगठन बने थे जिसका उद्देश्य था कि नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको क्या किया जाए, बहाल किया जाए, नागरिकों को स्वतंत्रता दिलाया जाए। तो ऐसे संगठनों के बनाने में जो प्रमुख व्यक्ति थे उसमें आपको VM तारकुंडे, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, वकील मुखी जी, HD सूरी जैसे कई सारे लोग थे जो नागरिक स्वतंत्रता संघ से क्या रहे, जुड़े रहे। तो वहीं आपका 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? तो वो आपको किसका है, तो BM तारकुंडे का, ठीक है ना, यानी कि इसमें ये प्रमुख थे, ठीक है ना। तीन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। फिर 9 में, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था वो आपको 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि हमारे भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को क्या किया गया, जोड़ा गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो आपको 1978 में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार के तहत 300 के कम में क्या कर दिया गया था, डाल दिया गया था। तो आपके एग्जाम में बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो वह आपको 1976 में हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि 44वां संशोधन कब हुआ था? तो वह आपको 1978 में हुआ था। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि संविधान में 26वां संशोधन कब हुआ था? तो वह आपको 1971 में हुआ था। और 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं को मिलने वाले जो विशेष अधिकार थे उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। तो 9 का सही आंसर जो जाएगा वो आपको B हो जाएगा। 10 में, 1977 के लोकसभा चुनावों में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिले थे? तो देखिए 1977 के लोकसभा चुनावों में जो सबसे अधिक सीट मिली थी वह आपको किसको मिला था? तो वो आपको जनता पार्टी को मिला था। किसको मिला था? जनता पार्टी को मिला था, यानी कि 217 सीट मिली थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और 1977 में पहली बार ही केंद्र में क्या हुआ था कि किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी की क्या हुई थी, सरकार बनी थी। और इस पार्टी के जो ओर से प्रधानमंत्री जो बने थे वो आपको मोरारजी देसाई बने थे। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको जनता पार्टी हो जाएगा। चलिए 11 में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो देखिए संपूर्ण क्रांति से जयप्रकाश नारायण जी का नाम जुड़ा हुआ है। और जयप्रकाश नारायण जी को
बाउल, जेपी और लोकनायक के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए 12 में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। फिर इसी में पूछ देगा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो वह आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा जय किसान, ठीक है ना, जय जवान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इसका नारा जो दिया था कौन दिया था? तो वह आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। मतलब जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 13 में, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है। तो देखिए 1975 में जो आपातकाल की घोषणा किए थे वे राष्ट्रपति थे आपको फखरुद्दीन अली अहमद। यानी कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की घोषणा करने वाले अगर राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो वह जाएगा आपको फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जो पद पे रहते हुए ही क्या हो गए थे कि मृत्यु को प्राप्त किए थे। इनसे पूर्व डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही क्या हुए थे कि मृत्यु को प्राप्त किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए थे। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए 14 में, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो देखिए 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो आपको जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। यानी कि 1975 में जो संपूर्ण क्रांति हुए थे उसके जो अग्रदूत थे वो आपको जयप्रकाश नारायण जी थे। और इस संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बेदखल करना, क्योंकि इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, ये सारे चीज़ें जो थी वो आपको चरम पर पहुंच गई थी। तो इसी से निजात पाने के लिए क्या हुआ था कि कांग्रेस के विरोधी नेताओं के द्वारा क्या हुआ था कि संपूर्ण क्रांति जैसे जो आंदोलन है उसे चलाया गया था। और इसके जो अग्रदूत थे वो आपको जयप्रकाश नारायण जी थे। 15 नंबर प्रश्न, संविधान में देखिए क्या कह रहा है कि संविधान में यानी कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है कि आपको वित्तीय काल यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है वो आपको लगाया जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध का क्या है कि प्रावधान है। एक है आपको राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। तो हमारे भारत में ये जो वित्तीय जो उपबंध है, ठीक है ना, ये आपको कहीं ना कहीं अमेरिका से प्रेरित है। लेकिन अगर यहाँ पर सीधे पूछा जाएगा आपसे कि भारत में आपात उपबंध का प्रावधान कहाँ से किया गया है, आपात उपबंध जिसमें आपको क्या होता है कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात आते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि जो आपात उपबंध है इसकी चर्चा संविधान में कहाँ है? तो संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 में है। भारत में ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो आपको राष्ट्रपति के हाथों में क्या है, निहित है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो 360 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात अब तक भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के भारत में 3 बार लग चुका है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 आंतरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया था। वित्तीय आपात अब तक एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार लगाए गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो लगा था वो आपको पंजाब में 1951 में, और सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन जो रहा था जम्मू कश्मीर में वो आपको 1990 से 1996 यानी कि 6 वर्षों तक रहा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो देखिए देश में
आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की जो घोषणा हुई थी 1975 में, अभी बताएं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए 17 में, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपको भारतीय जनसंघ का क्या है कि आपको नया नाम है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसके जो संस्थापक थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे लोग जो थे वो आपको भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपको जेपी नड्डा है। तो वहीं 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है, तो वो आपको भारतीय जनसंघ का है, यानी कि 17। चलिए 18 में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे 1975 में, जिसका उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करना। 19 में, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, जिस पर आपको हम अभी चर्चा किए हैं। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के वे प्रधानमंत्री जिनका संबंध कांग्रेस से न होते हुए भी वे सबसे अधिक दिनों तक पद पर रहे और वर्तमान में है, तो ये आपको श्री नरेंद्र मोदी है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। 21 में, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में क्या हुआ था कि आपको आपातकाल की घोषणा की गई थी। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो यह आपको 1977 में क्या हुई थी कि सत्ता में आई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या है कि आपको ये जो सत्य असत्य है, इस सत्य असत्य को क्या करना है कि आपको पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। तो देखिए क्या कर रहा है कि मैक्स वेबर ने प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार दिया था। तो देखिए, यह कथन जो है वो आपको क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो एक जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एक गलत है। 2 में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। तो यह आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगी, जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सही तरीके से नहीं चल पाएगी। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है यह क्या होता है, इसके बारे में क्या कीजिए कि बताइए, ठीक है ना। तो देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो कोई जज है, ठीक है ना, तो वह जज बिना किसी दबाव के क्या हो कि अपना जब फैसला दे, क्या दे? फैसला दे, तब उसे क्या कहा जाएगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी के सरकार में क्या हुआ था कि आपको ये जो न्यायपालिका थे इसको क्या कर दिया गया था कि मतलब पूर्णतः जो था वो आपको प्रतिबंधित, यानी कि इसके जो मतलब क्या कहते हैं कि जो अधिकार था उसको सीमित करने का क्या किया गया था कि प्रयास किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा आशय है कि न्यायाधीश जो है वह किसी प्रकार के भय या दबाव से क्या करे कि अपना मतलब निष्पक्ष निर्णय दे। तो इसी को कहा जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या कहा जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो वहीं कह रहा है 2 में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। तो यह आपको बिल्कुल सही है। चलिए 3 में, भारत में तटस्थ नौकरशाही है, ठीक है ना, लेकिन नौकरशाही की तटस्थता जो है इसकी अवधारणा की पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। तो यह कथन भी जो है वो आपको क्या है कि बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब हुआ कि नौकरशाह हम किसको कहते हैं? तो जो लोग आपको क्या होते हैं कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी ये सब फाइनल करके जाते हैं, ठीक है ना, जो लोग अधिकारी बनते हैं इस लेवल के, तो वो लोग नौकरशाह कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसी नौकरशाह के माध्यम से वो क्या होते हैं कि हमारे जो नेतागण होते हैं वो आपको सरकार को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो जब इस नेता में, ठीक है ना, और इस नौकरशाह में जब संबंध क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो समझिए कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या है? खतरा है। और सरकार ऐसे ही क्या होते हैं कि नौकरशाहों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो 3 जो है सही है, ठीक है ना। 4 में,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए नियुक्ति से पूर्व जज के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। तो यह आपको क्या है कि गलत है, क्या है गलत है, यानी कि सामाजिक दर्शन को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, उसके जो वरिष्ठता है उसके आधार पर उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था कि न्यायपालिका में क्या होगा कि जो इसकी स्वतंत्रता है, ठीक है ना, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी, ठीक है ना, उसके सामाजिक दर्शन के अनुसार होगा। तो यह क्या था कि मतलब गलत था, क्या है गलत था, ठीक है ना। तो 4 हो जाएगा आपको गलत। 5 में आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है वो आपको क्या हो जाती है कि असीमित हो जाती है, क्या हो जाती है असीमित हो जाती है। तो ये कथन भी क्या है गलत है, असीमित नहीं होती है। हाँ, यहाँ तक है कि आपातकालीन शक्तियाँ इनके हाथों में होती है, जिसका ये क्या कहते हैं कि मिसयूज कभी भी नहीं कर सकते। तो यह अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित हो जाती, तो यह कथन क्या है गलत है। बलपूर्वक किसी विधायक या संसद का त्याग पत्र लेना संवैधानिकता नहीं हो सकता। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो बलपूर्वक किसी भी संसद या विधायक से क्या है कि आप त्यागपत्र नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 जो है वो आपको क्या है कि मतलब सही है, ठीक है ना। 7 में जनता पार्टी की सरकारें भीतरी विरोधों या कलहों के कारण गिरी थी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता पार्टी 1917 में सत्ता में आई थी और 2 वर्ष बाद ही 1979 में इसकी जो सरकार थी वो क्या हो गई थी, गिर गई थी। तो 7 जो है वो आपको सत्य है। चलिए 8 में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार किसी संगठन को वर्जित नहीं कर सकती है। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जो है संगठन को वर्जित कर सकता है अगर वो संगठन जो है क्या है कि हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से ना हो, हमारे देश के लिए अगर खतरनाक हो, तो उसको क्या कर सकता है कि मतलब क्या कर सकते हैं, उसको वर्जित किया जा सकता है। जैसे किसी भी आतंकवादी संगठन पर अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम चलाएं, तो सरकार उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है ना। चलिए 9 में आपातकाल में राष्ट्रीय हित की खातिर प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता पर उपयुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यह कथन जो है वो आपको क्या है कि सत्य है, क्या है सत्य है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आपातकाल में जब हमारे राष्ट्रीय हित की बात हो तो ऐसे में प्रेस व मीडिया पर क्या हो सकता है कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यह सत्य है। चलिए 10 में यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाए तो न्यायालय उसके सांसद के रूप में चुनाव की समीक्षा नहीं कर सकता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि न्यायालय को क्या है कि आपको समीक्षा का अधिकार है, क्या है अधिकार है। या संसद के द्वारा कोई भी कानून बनते हैं तो उसकी समीक्षा का अधिकार भी न्यायालय को है। अब आइए, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में, ठीक है ना। तो देखिए क्या करा है कि लास्की के मता अनुसार संसद डॉट के हाथ में खिलौना है। तो ये जो संसद है यह मंत्रियों के हाथ का क्या है, खिलौना है, क्या है खिलौना है। क्योंकि हमारे संसद में जो होते हैं हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं शामिल होते हैं, ठीक है ना। उसी में से कोई मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो वहीं लास्की के ने कहा था कि ये जो संसद है वह मंत्रियों के हाथ का क्या है, खिलौना है। चलिए 2 में लोकतांत्रिक देशों में दौड़त नौकरशाही होती है। तो देखिए लोकतांत्रिक देशों में अप्रतिबद्ध नौकरशाही होती है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर प्रतिबद्ध नौकरशाही कहाँ होती है। तो जो साम्यवादी देश है, ठीक है ना, उस साम्यवादी देश में आपको क्या होता है कि नौकरशाही व्यवस्था होती है। जैसे कि आपको चाइना हो गया, ठीक है ना, पूर्व में आपको सोवियत संघ था, ये आपको उत्तर कोरिया हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के जो शासक होते हैं, तनाशाह होते हैं, वह वैसे लोगों की ही नियुक्ति करते हैं जो उसके क्या हो कि विचार के अनुकूल हो, ठीक है ना, जो उसके पक्ष में फैसला ले सके, ठीक है ना। तो देखिए तब प्रतिबद्ध नौकरशाही साम्यवादी देशों में, जबकि अप्रतिबद्ध नौकरशाही जो है वो आपको क्या है कि लोकतांत्रिक देशों के लिए जरूरी है। चलिए 3 में मैक्स वेबर ने डॉट नौकरशाही का मतलब पक्ष लिया था। तो देखिए मैक्स वेबर ने क्या किया था कि तटस्थ, ठीक है ना, नौकरशाही का पक्ष लिया था। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो नौकरशाह है इसको क्या होना चाहिए कि मतलब कि सरकार से अलग होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि सरकार के नीतियों में इनका योगदान होना चाहिए, लेकिन सरकार के खिलाफ मतलब सरकार के प्रति ज़्यादा वफादार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको तटस्थ हो जाएगा। 4 में नवनिर्माण समिति ने सबसे पहले डॉट में अपना अभियान चलाया था। तो देखिए नवनिर्माण समिति ने सबसे पहले आपको गुजरात में क्या किया था कि अपना अभियान चलाया था। मतलब कि नवनिर्माण आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपको गुजरात से हुई थी। 5 में संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति अपने डॉट के परामर्शानुसार काम करेगा, ठीक है ना। देखिए क्या करा है, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न कि संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति अपने डॉट के परामर्श अनुसार काम करेगा। तो देखिए तो ये जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, यह अपने मंत्रिपरिषद के अनुसार क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ऐसा संशोधन करके कहा गया, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति जो है इसे क्या होगा कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी चीज़ें कही जाएगी उसे क्या है कि मानना पड़ेगा। ऐसा संशोधन किया गया था आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना। तो वहीं 5वां प्रश्न कर रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति अपने डॉट के अनुसार कार्य करेगा। तो वह आपको मंत्रिपरिषद के अनुसार।
6 में 1977 के चुनावों में डॉट डॉट पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। तो देखिए 1977 के चुनावों में क्या हुआ था कि जनता पार्टी को क्या हुआ था कि अप्रत्याशित सफलता मिली और केंद्र में इनकी सरकार बनी। चलिए 7 में नौकरशाही की तरह डॉट डॉट को भी तटस्थ रहना चाहिए। तो देखिए नौकरशाही व्यवस्था जिस प्रकार से नौकरशाही जो है मतलब क्या होता है कि अलग होते हैं, ठीक है ना, यानी कि सरकार से, उसी प्रकार से न्यायपालिका को भी क्या होना चाहिए कि मतलब सरकार के प्रति वफादार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि हमारे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो ये आपको अमेरिका से लिया गया। चलिए 8 में जयप्रकाश नारायण ने डॉट डॉट क्रांति का आह्वान किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का क्या किए थे, आह्वान किए थे। चलिए 9 में आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने हेतु डॉट डॉट आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए आपातकाल जो 1975 में लगा था, ठीक है ना, इसकी जांच करने के लिए क्या हुआ था कि आपको एक आयोग मतलब गठित हुआ था और उस आयोग का नाम जो था वह था आपको शाह आयोग। क्या नाम था उसका, शाह आयोग। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उस आपातकाल की जांच करने के लिए कौन सा आयोग मतलब गठित हुआ था, तो वह आपको मतलब शाह आयोग गठित हुआ था। तो इस शाह आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था। कौन किया था कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1977 में क्या हुआ था कि मतलब शाह आयोग का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे आपको जेसी शाह। तो शाह आयोग जो गठित किया गया था तो उसका सबसे पहला जो मतलब उद्देश्य था वह था उन्हें ये जो जून 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है ना, उस समय सत्ता का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न पहलुओं का क्या करना, जांच करना, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ जो हुए थे वो आपको शाह आयोग का गठन वो आपको 1975 के जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसकी जांच करने के लिए हुआ था। आइए अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। चौधरी चरण सिंह ने जनता डॉट डॉट पार्टी बनाया था। तो देखिए चौधरी चरण सिंह ने क्या किया था कि सेक्युलर जनता पार्टी बनाए थे और चौधरी चरण सिंह क्या थे कि आपको एक बार प्रधानमंत्री पद पर भी क्या हुए थे, आसीन हुए, और इससे पूर्व ये क्या हुए थे कि 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये आपको केबीसी में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आपको किसमें कि निम्न का जोड़ा बनाई, तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए तब हम यहाँ से बात करते हैं कि जो मतलब कि कुछ मैचिंग शब्द है उसको मिलाना है। जैसे देखिए करा इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 19 जुलाई 1969 को और 15 अप्रैल 1980 को। तो ये जो 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि आपको 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो एक का जो हो जाएगा वो आपको 3 हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था कि नेहरू के विरुद्ध अपने कटु प्रहारों के लिए विख्यात है और इन्होंने ही गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। तो 2 का जो सही हो जाएगा वो आपको 4 हो जाएगा। 5 में जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो है 1975 के आपातकाल में विरोध के क्या थे, प्रतीक थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 4 में जगजीवन राम जो 1952 से लेकर अपने मृत्यु तक संसद बने रहे, यानी कि केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको किसके नाम है, तो यह आपको जगजीवन राम के नाम है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है। आइए अब है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है ना, इसको देखना है। तो देखिए क्या करा है, किसने कहा कि जजों की नियुक्ति से पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि उसका सामाजिक दर्शन सरकार की नीतियों के अनुकूल है या नहीं है। तो यह आपको इंदिरा गांधी ने कहा था। कौन कहा था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। चलिए तो इंदिरा गांधी के बारे में शुरू में ही सारा चीज़ हम चर्चा किए हैं, तो ज़्यादा खास इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखिए किसने नौकरशाही को पूंजी वर्ग का यंत्र कहा था, तो यह आपको कार्ल मार्क्स ने कहा था। कौन कहा था, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो 3 का सही आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा, जिसने क्या किया था कि आपको वैज्ञानिक समाजवाद को जन्म दिया और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, जो कि आपको क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए 3 में किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार होगा, तो यह आपको जेम्स ब्राइस ने कहा था। कौन कहा था, जेम्स ब्राइस ने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्योंकि 2021 से क्या है कि ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए वही कह रहा है कि किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार होगा, तो यह आपको जेम्स ब्राइस ने कहा था। चलिए 4 में किस संविधान संशोधन अधिनियम में निर्धारित किया गया कि सदन का अध्यक्ष किसी सांसद या विधायक के त्यागपत्र को अस्वीकार कर सकता है यदि वह दबाव में दिया गया हो। तो यह आपको 33वां संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि अगर कोई सांसद या विधायक क्या होते हैं कि आपको दबाव में त्यागपत्र देते हैं तो ये जो क्या है कि सदन के अध्यक्ष होंगे वह उसे अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 में
1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो अध्यक्ष बने थे वो आपको जगजीवन राम बने थे। चलिए उसके बाद करा छठा, 1978 के चुनावों में इंदिरा गांधी कहाँ से जीतकर लोकसभा में आई थी? तो देखिए इंदिरा गांधी जो थी 1978 में, ठीक है ना, वह आपको चिकमंगलुरु से जीतकर क्या हुई थी कि मतलब सत्ता में आई हुई थी, ठीक है ना। चलिए साथ में राष्ट्रपति रेड्डी ने 1979 में किसे प्रधानमंत्री बनाया था? तो ये आपको चौधरी चरण सिंह को बनाए थे, ठीक है ना। और नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो आपको निर्विरोध क्या किए गए थे, चुने गए थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 8 में नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा हेतु बने साझा ध्येय का प्रमुख कार्यकर्ता जो था वो आपको कौन था? तो वह था आपको HD सूरी। कौन था? HD सूरी। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। 9 में नौकरशाही के आदर्श रूप किसने बताए हैं? तो देखिए नौकरशाही के आदर्श रूप जो है वो आपको मैक्स वेबर ने बताया और इन्होंने कहा था कि नौकरशाहों को क्या होना चाहिए? तटस्थ रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 10 में भारत के किस प्रधान न्यायाधीश ने संविधान के आमूल ढांचे के अनिवार्य तत्व बताए थे? तो वह आपको सर्वमित्र सिकरी ने, यानी कि एस सिकरी ने बताया था। क्या? तो ये जो संविधान है, ठीक है ना, यह मतलब इसके जो ढांचे हैं वो आपको क्या है? आमूल है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो इसके मूल चीज़ है उसको उन्होंने क्या कहा था? मतलब कि अनिवार्य बताया था, जो इसके आमूल ढांचे हैं, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके देखते भी चलना है। तो आइए यहाँ से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, जो आपको मौखिक रूप से हम उसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं कि जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रश्न कभी कभी कर लिया जाए कि सहायक आयोग का गठन क्यों हुआ था? तो वो आपको 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल का जो मतलब जांच था उससे करने के लिए हुआ था। फिर अगर प्रश्न कर लिया जाए कि प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार किसने दिया था? तो वो आपको मतलब इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है ना, जब ये सत्ता में आए थे उसके बाद, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख भी लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न आएगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितने बार लागू हुआ है? 3 बार। एक जो है सबसे पहला वो आपको 1962 में, फिर 1971 में और फिर जो लगा था 1975 में, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि मतलब अच्छे तरीके से मतलब देख लेना है। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इंडिया मतलब कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा किसने कहा था? तो आपको देवकांत बरुआ ने कहा था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सब है जिसको हम क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर के बीच से आपके लिए मतलब ला रहे हैं, जो हम पढ़े हैं, जो मुझे याद आ रही है उसके हिसाब से हम आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए नीलम संजीव रेड्डी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यह कहना होगा कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जो आपको निर्विरोध चुने गए थे और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे कि पूर्व के वर्षों में ये आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या हुई होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।